दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल पांडे। हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। देश विदेश में जो राजनीतिक घटना घट रही होती है उसको लेकर हम हर रोज एक कार्यक्रम करते हैं और इस कार्यक्रम में जो हमारे साथ जो आज चर्चा पे हैं अनिल भाई पटेल हैं। अनिल जी, पहले तो आपका स्वागत है। जी नमस्ते। अनिल जी, देश में जिस तरह से अभी माहौल चल रहा है और इसी में भारत और चाइना का जो लेकर जो माहौल चल रहा है, तो क्या लग रहा है पीएम मोदी झूठ परोस रहे हैं? देखो, 2 दिन से मैं देख रहा हूँ अखबारों में कि जो ढिंचैक और एक और भी है, वो 2 जगह पर अब भारत मतलब वहाँ से जो सेना हटाई जा रही है और फिर से पेट्रोलिंग होगा, भारत के सैनिक पेट्रोल कर पाएंगे, ये वो। तब अब मुझे समझ में राहुल भाई ये नहीं आ रहा है कि अब जब ये कर पाएंगे तो 2020 में जो गलवान वाला कांड हुआ था, उस समय तो हमारे पीएम ने आके कहा था ना कोई आया है, ना कोई है, ना कोई था, ना कोई आ सकता है। तो अब ये क्या है? सवाल नहीं होता है मन में। इसका मतलब ये है कि या तो आपने उस समय झूठ बोला था या तो फिर अभी, या तो अभी। उस समय क्या हुआ था एक्चुअल सर, वो अभी हमको पता नहीं है। थोड़ी थोड़ी बातों पर विदेश मंत्री, विदेश सेक्रेटरी ये लोग आके अपनी बात करते हैं। हमने क्या किया? हमने चाइना के साथ, देखिए चाइना चाहे अब मैकमोहन लाइन जो अरुणाचल प्रदेश में है उसको भी वो नहीं मानता। आप लद्दाख आ जाइए, उसमें कई सारे फोटोग्राफ्स आपका है कि उसने बॉर्डर के करीब जो है वो बहुत सारी कॉलोनियाँ बना ली हैं, तोपें स्टैब्लिश कर दी है। ये बातें जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं इंडियन एक्सप्रेस पे मैंने पढ़ा। मतलब मैं कोई इस चीज़ का निष्णात नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, आपके दर्शकों को बता दूँ, मैं एक सामान्य पत्रकार हूँ। लेकिन मेरी याद शक्ति दूसरों की याद शक्ति से, या यूँ कहें कि जो भक्त लोग हैं उनकी याद शक्ति से, या यूँ कहें कि जो गोदी मीडिया के जो एंकर हैं उनकी याद शक्ति से थोड़ी अच्छी है, इसलिए मुझे ये सब चीज़ याद रहती है। अब ये कहेंगे कि ये तो खाली ये बात है, इसलिए क्योंकि इस समय ये जानना जरूरी है कि क्या उस समय एग्जैक्ट क्या हुआ था। क्या आपको पता है? जब आपने ये कहा कि न कोई आया है, न कोई था, तो चीन में जश्न मना था। उनमें ये हुआ कि चलो उनके पीएम ने बात तो स्वीकार कर ली, हमारे होने के बावजूद उसने कह दिया कि कोई आया नहीं था। सैनिक किसके मरे थे? सर हमारे सैनिक मरे थे। उनके लिए आप ये कह सकते हैं उनके मरे होंगे, उन्होंने बताया नहीं। हमारी मीडिया ने उस समय गलत नैरेटिव, एक फेक फोटो चलाया कि देखो इतने सारे लोग मर गए हैं और चीन छुपा रहा है। मतलब चीन बेवकूफ है। अगर इस तरह से होता फिर सामने आता। आता कोई नहीं, उसको बोलना चाहिए भाई हमारे भी इतने लोग मरे हैं। उसने नहीं बताया, न तो किसी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास ये सामने खबर आई, न तो कभी बीबीसी या कोई इंटरनेशनल अखबार में किसी से भी नहीं बताया, न तो किसी ने बताया। जो भी हो, आपने आज जाके कहा कि 2 जो चौकियां हैं जो हम उनको करने, सर हमारे चारवाह जो है वहां जाते हैं, उनको नहीं वहाँ कुछ नहीं दिया जाता है। अब आप बोल रहे हो 20 दौर, उसके बाद यानी 2020 से लेके अभी तक 20 दौर की अधिकारी जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं, फौज के, मिलिट्री के अफसर हैं, उनकी बैठक हुई। इसके बाद आपने ये सब करने की कोशिश किया। क्यों किया? ये बताने के लिए। और आपने ये निवेदन किया दिया कि जल्दी रसिया और यूक्रेन का रद्द हो जाएगा। भैया कैसे रद्द हो जाएगा? जब आप गए थे यूक्रेन तो उसने क्या कहा? पहले उससे तेल लेना बंद करिए, ठीक है? और रसिया को जाके आपके एनएस से जाके समझा आते हैं, अरे सर हम कोई ऐसी बात करने वहाँ नहीं गए थे, कल घूमने गए थे हमारे साथ। मतलब मैं फिर से आपके दर्शकों को ये बात बता दूं कि मैं निष्णात नहीं हूँ, लेकिन क्या है कि मैं पढ़ता हूँ। ये हेडलाइन मैनेज हो रहा है। क्यों? इलेक्शन है, आप लोकल चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपके लोग आपस में लड़ रहे हैं। आपको पता है महाराष्ट्र में आपकी हालत खराब है, झारखंड में आपकी हालत खराब है, जहाँ जहाँ बाई इलेक्शन होंगे वहाँ आपकी हालत खराब है। तो आप क्या कर रहे हैं? एक माहौल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि 5 साल में जो कुछ नहीं हुआ वो देखो अब हम करके दिखा रहे हैं। हमने जो झूला झूलाया था जिनपिंग को, उसका फायदा अब हमको मिल रहा है। लेकिन अभी भी स्पष्टता नहीं है। आपको बता दूं, कोई ऐसा नहीं होता है कि एक तरफी सब। अब चीन की मीडिया को देखिए वो कैसे लिख रहा है। उसने स्पष्ट तौर पे लिखा है कि बायलेटरल संबंध, मतलब द्विपक्षीय जो रिलेशन है वो, और बॉर्डर का जो विवाद है, दोनों अलग है। आप चीन को उठा के देखिए, उनके बहुत सारे अखबार या इंटरनेशनली। हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं, जो बायलेटरल संबंध है वही इसका संबंध है। वो दोनों कैसे पॉसिबल है? जब जिनपिंग और पीएम मिलेंगे तो
क्या मोदी साहब की हिम्मत है कि जाके बोल दे कि सर आप हमारी जगह खाली करो? मुझे लगता है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप ये बोल चुके हो कि ना कोई आया था, तब आप कैसे बोलोगे कि सर जगह खाली करो? जब मैंने स्वीकारा ही नहीं मेरे यहाँ कोई है, तो भी बोलेगा भाई तब तो तुमने क्या मना किया था, अब क्यों बोल रहे हो? मतलब जो चौकियों की बात हो रही है कि हम पेट्रोल कर पाएंगे पेट्रोल, इसका मतलब वो तो हमारा ही जगह था। वो सर डेंचाक और ये जगह पर तो वो 15-15 किलोमीटर अंदर आ गए हैं। पीएलए जो है उसकी फोर्स जो है अंदर आ गए और हमारे चारवाहा को घुसने नहीं देते, आने ही नहीं देते हैं, उनको धमकी देते हैं। अब अगर समझो वहां बायलैटरल होती है तो सवाल ये है कि उसको पीछे जाना चाहिए 15 किलोमीटर, लेकिन वो नहीं जाएगा, बोलेगा बफर जोन बनाओ। पहले तो 15 किलोमीटर अंदर वो आ चुका है और फिर बोलेगा बफर जोन बनाओ, तो आपकी जगह क्या बफर जोन बनाओगे आप? यानी उतना 15 किलोमीटर वो कब्जा हो गया। कब्जा हो गया। इसी बात में आपको ऐड कर रहे हैं कि आपने कहा जिस तरह कि वो नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारी आप जमीन खाली करो, तो वॉर रुकवा देते हैं, तो ये यहाँ पे क्यों नहीं करवा सकते? सर मैंने आपको क्या बताया, जब मणिपुर में कुछ नहीं कर पा रहे हैं ये, और अब तो समझो वहाँ सरकार बन रही है। अभी मैं क्या बोलते हैं वहाँ पर जम्मू कश्मीर में तो एक मूर्ख चंद हैं जो अपने आप को पीएम का हनुमान कहते हैं। कहना नहीं चाहिए, उनका नाम है चिराग पासवान। वो बोलते हैं ना कि अपने घर जला लिए थे, टूटनी पार्टी हो गई थी। अभी जब वहाँ सरकार बन गई तो वहाँ पर एक जगह हमला हुआ और कुछ जो परप्रांतीय लोग थे उनको हत्या हो गई, 6-7-8 लोगों की। तो उन्होंने कहा कि देखिए जब तक वहाँ इतने सालों से केंद्र का था वहाँ कुछ नहीं हुआ और अब जैसे ही बनते वहाँ होने लगा। अरे मूर्ख आदमी, जिनकी करके देखो, इलेक्शन के पहले ही 1 दर्जन से ज़्यादा सैनिक हमारे शहीद हो चुके थे, जम्मू तक आतंकवादी आ गए हैं, लेकिन उस बात को फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि बेवकूफ लोग हैं। मैं आपको बताया ना, ये हनुमान का भी नाम उपयोग करके कहीं ना कहीं हनुमान जी की छवि बिगाड़ रहे हैं। अरे बिल्कुल। और मैंने बताया जो पार्टी ना बचा पाए, जो उनके चाचा जो इनके साथ में नहीं रहे खड़े, आज पार्टी इनको अलग करके बैठे हुए हैं। इनके अभी कहीं ना कहीं जो सांसद है वो भी टूटने के कगार पे हैं और ये अपने आप को हनुमान हनुमान बताते रहते हैं। मतलब वही बात बता रहा हूँ कि ये पूरी कवायद खाली हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए है। देखिए इससे नुकसान क्या होगा। आप क्या बोलोगे कि भाई रसिया हमारे साथ है, आप क्या बोलोगे चीन हमारे साथ है, यही सब बोलोगे ना आप। लेकिन इससे नाराज कौन होगा? तो अमेरिका आपसे नाराज होगा। आपने क्या किया, कनाडा और अमेरिका को दुश्मन बना लिया। कनाडा में बहुत सारे गुजराती भी बहुत सारे सर अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में भी बहुत सारे गुजराती रहते हैं, तो आपने तो उनको मुश्किल बढ़ा दी, भारतीयों की मुश्किल आपने बढ़ा दी वहाँ। आप यहाँ से आंखें दिखाओगे, देखो अब तो चीन से हमने सोल्यूशन कर लिया, लेकिन चीन तो दगाबाज है। अभी देखो ताइवान पर कब्जा कर लेगा, इसके बाद आपकी बैंड बजाएगा। आप अलर्ट रहिए। देखिए जो मैंने पढ़ा उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, मैं कोई निष्णात नहीं हूँ, मैं कोई सुरक्षा का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स या जियो पॉलिटिकल उसका नहीं हूँ। लेकिन जितनी मुझे बुद्धि है, जितनी मुझे समझ में आती है, जो मैं पढ़ता हूँ, जो थोड़ी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, उस हिसाब से चीन पर विश्वास किया जा सकता नहीं है। आप अकेले ढोल बजा रहे हो। अनिल जी इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा, तो मिस्टर बॉन्ड क्या कर रहे हैं? मिस्टर बॉन्ड कुछ नहीं कर रहे हैं, वो खाली अपने लड़के को सेटल कर रहे हैं विदेशों में। उनका पता है उनको लड़का हमारे देश का नागरिक भी नहीं है, वो पाकिस्तान का नहीं, वो साइप्रस है, ऐसा किसी देश पाकिस्तान में, लेकिन वो बिजनेस कुछ करते थे। पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं अफगानिस्तान में कोई वो है उस पर कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। बॉन्ड अपने लोगों को सेट कर रहे हैं, अपने बच्चों को सेट कर रहे हैं, जिस तरह अमित शाह अपने बच्चों को सेट कर रहे हैं। समझो, अमित शाह जिस तरह अपने बच्चों को सेट कर रहे हैं, बच्चों को उन्होंने सेट किया, वो ऐसे ही सब कुछ कर रहा हूँ। जितने बड़े लोग हैं यहाँ के, वो अपने बच्चों को ऐसे सेट कर रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखो दूसरी बात, ये आपने बताया मणिपुर में एन बीरेन की बात आ रही है कि भाई अब उसको हो सकता है बदल दे। क्यों? क्योंकि अब 19 जो मैतेई वो हैं वहाँ समुदाय 19 सांसद जो हैं, एमएलए हैं, उन्होंने लेटर लिखा है। आपको क्या लगता है लेटर लिखा है कि लिखवाया गया होगा कि भैया आप लिख दो, इतने दिन में तो आपने एन बीरेन को बदला? इतने दिन से क्यों नहीं लिख पा रहे? 16 महीने हो गए सर। आप समझिए, आरोप ये है कि कुकी समुदाय जो पहाड़ों पर रहता है, जिसमें मिनरल्स हैं, वो अदानी का देने का ये पूरा उनका अनुमान था कि दे देंगे उसको। कुछ बातें भी वहाँ चल रही थी, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट की अफवाहें हो सकती हैं, इसलिए ये पूरा दंगा कराया गया। एक आरोप ये है वहाँ लगता है कि जिस तरह हंसदेव जंगल आपको बोलते हैं पांडे जी, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, लेकिन तब ये नहीं बताते कि पूरा जंगल हम अदानी को दे देंगे। हंसदेव को देखो जाके आप छत्तीसगढ़ में, आदिवासी कदर करने में बहुत इनका अंतर है। ये जिस तरह हिंदू मुस्लिम करके अपनी वोट इंटरनेशनल, देखो इंटरनेशनल लेवल में भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो बुद्ध की धरती से आते हैं, हमको नोबेल पुरस्कार दिया जाए। लेकिन देखिए
लेकिन होता क्या है, आप हथियार किसको दे रहे हो? सर हथियार आप यूक्रेन को भी दे रहे हो, ये साबित हो गया, इसलिए रशिया ने आपको खकड़ाया था। रशिया को बोल नहीं पा रहे हो भैया तुम क्यों युद्ध कर रहे हो, क्यों उसके टेरिटरी में घुस रहे हो। दूसरी तरफ आप जो है आपको जो युद्ध की रणनीति की आपको सब इक्विपमेंट्स चाहिए युद्ध वॉर के, तो आप इसराइल को नहीं बोल पा रहे हो। आप लेबनान को देखो खत्म कर दिया उसने, गाजा को पूरी तरह से नेस्तोबान, फिलिस्तीन को खत्म कर रहे, बर्बादी कर रहे, लेकिन आप चूं चां तक नहीं बोल पा रहे हो। सर अंधभक्त का तो कहना है कि देश का डंका बज रहा है विदेशों में। बस वही बात है ना सर, ये जो माहौल इन्होंने बनाया है उससे अंधभक्तों की बिल्कुल लग सकता है, लेकिन लंबे मैं बताऊं विदेश में गुजरातियों का एक डायस्पोरा है, वो गुजराती डायस्पोरा खूब बखान करता है अमेरिका। आप जाइए ना, अरे मोदी जी वो, लेकिन आप धीरे से कल उनसे पूछेंगे तो यार यहाँ छोड़ो, यार यहाँ ग्रीन कार्ड छोड़ो, यहाँ आ जाओ गुजरात में इन्वेस्टमेंट कर दो, मना कर देंगे। बस ये बात इतना ही जो मैंने इशारा आपको किया ना, उतना ही इशारा वो ऑफ द कैमरा भी करते हैं, बोल भी पाते हैं, बोल भी नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते? उनको पता है कि यहाँ पर आने का मतलब है। आप देखो ना, कल एक खबर आई थी 20 लाख करोड़ रुपए भारतीयों ने 2023 में सिंगापुर और उसके आसपास के इलाकों में किया है इन्वेस्ट, भारत में नहीं किया है सर, जाके विदेश में कर रहे हैं। और पिछले 7-8 साल में 8 लाख से ज्यादा लोग विदेश धरती पे चले गए, और इस साल 43,000 लोग जाने के कगार पर हैं। तो विदेश में जब डंका बज ही रहा है तो क्यों जा रहे हैं? ये विकास की ओर जा रहे हैं। मतलब ये जो पूरा प्रोपेगेंडा जो है वो सर चीन चाइना को लेकर जो है वो फैलाया जा रहा है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, और हो भी रहा है तो सर चाइना पर विश्वास करने जैसा नहीं। चलिए अनिल जी, आज जिस तरह से प्रियंका गांधी ने आज अपना केरल के वायनाड से अपना नामांकन दाखिल किया है, तो अब कांग्रेस में क्या राजनीतिक में असर देखने को मिलेगा? देखो, कांग्रेस के साथ अब बीजेपी की भी राजनीतिक रणनीति बीजेपी को भी बदलनी पड़ेगी। क्यों? कांग्रेस में एक दूसरा व्यक्ति ऐसा आएगा, ऐसा तो तीसरा कह सकते हैं, लेकिन एक बेचारा निकल गया, वरुण गांधी। मतलब गांधी परिवार का हिस्सा तो वो भी है, लोग उसको नहीं गिनते हैं। जब बात गांधी परिवार की कहेंगे तो सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और वाड्रा और सोनिया गांधी, लेकिन प्रियंका गांधी और वरुण गांधी को कोई गांधी गिनता नहीं है। देखिए, ये माना जा रहा है कि वहाँ पर जीतेंगी, लीड कम ज़्यादा हो सकता है, वो जीत इबारत दीवार की तरह लिखा हुआ है। आज इसलिए राहुल गांधी भी देखो वहाँ गए थे, वहाँ लोगों से मिला, उन्होंने बताया कि भी अब हमारा परिवार यहाँ से करेगा, आपको हमारा परिवार प्रतिनिधित्व करेगा जैसा कि आपको लगता था। वहाँ के लोग जो आपको पता हो तो जब राहुल गांधी गए थे वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था, तब एक व्यक्ति का भी वीडियो आया था, वो नाराज़ था, बाद में उसने माफ़ी भी मांगी कि भाई मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, ये वो। प्रियंका गांधी जो है वो एक तो महिला फेस हैं, शालीनता से जवाब देती हैं, और नरेंद्र मोदी को इस तरह जवाब देती हैं कि उनके पास जवाब होता नहीं है। वो अपने अब वो सीख गई हैं राजनीति। देखिए, इसके पहले जो राजनीति करती थी वो उनको पता चल गया कि राजनीति में मात्र विकास की बात करने से काम नहीं चलेगा, मात्र लोगों को फ़ायदा कराने की बात नहीं चलेगा, नीयत की बात नहीं, पर लोगों को इमोशनली आपको कैसे अपने साथ जुड़ना है वो उनको पता चल गया है। इससे देखिए, इस पूरे चुनाव में 2024 के उन्होंने अपने माता पिता का बात किया, उन्होंने खासकर अपने पिता का, किस तरह हमारे पिता का असैसिनेशन हुआ और कैसे हम लोग घर में रहे, कैसे हमारे पिता ने लोगों के विकास के लिए काम किया, ये सब बातें उन्होंने कही। देखो, कांग्रेस एक समय ऐसी थी जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली हुई है, आज भी दक्षिण में शायद हो सकता है आज उनका थोड़ा विलोप हुआ हो, क्योंकि उनके पास उस तरह के नेता नहीं रहे, लोकल लीडरशिप को उन्होंने डेवलप किया वहाँ, और अलग अलग पार्टियाँ बन गई, लेकिन आज भी कांग्रेस का जनाधार दक्षिण में है। उसका फ़ायदा जो इनको तो मिलेगा, लेकिन एक अच्छी वक्ता होने के नाते जब वो संसद में आएंगी तब राहुल गांधी तो ठीक है। देखो, अभी तक क्या होता है, हमेशा दो चीज़ें होती हैं राहुल राजनीति में, आपको एक चेहरा आपको चाहिए जो नैरेटिव सेट करे, जैसे कि नरेंद्र मोदी वो चेहरा है, नैरेटिव सेट करते हैं, लेकिन बूथ मैनेजमेंट कैसे हो उसके लिए उनके पास कौन है? तो अमित शाह। ठीक है, अभी तक राहुल गांधी के पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। अब जो है राहुल गांधी के पास ऐसा व्यक्ति आएगा, परिवार का व्यक्ति आएगा, जो देखिए राहुल गांधी ने जब पूरा प्रचार किया उत्तर प्रदेश और इस सब जगह पर, तो उसका पूरा बूथ मैनेजमेंट का काम, संगठन का काम प्रियंका गांधी देख रही थी। लेकिन प्रियंका गांधी के साथ एज ये है कि वो अच्छा चेहरा भी है, अच्छा वक्ता भी है, मैनेजमेंट संगठन का काम भी जानती हैं, कैसे फीडबैक देना है। आपको पता हो तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ करके उन्होंने दिया, हालांकि सफलता नहीं मिला, लेकिन उन्होंने ये नारा दिया तो चल पड़ा नारा,
और महिलाओं को भी वहाँ प्रमोट किया, स्पेस दिया, मिला। ये बात अलग है, पीछे से वही चेहरा जो महिला का था वो बीजेपी में चला गया, उसको लगा कि अन्याय है हमारे साथ। लेकिन प्रियंका गांधी के आने से एक महिलाओं वाला जो फैक्टर है, जो बीजेपी के पास अभी ऐसा कोई लीडर नहीं है। को आप पूछोगे कौन है महिला लीडर के रूप में, तो आप कंगना रनौत को गिनाएंगे? नहीं गिना सकते। पार्टी के लिए मुसीबत हाँ, जो प्रसाद देती हैं जब मन चाहे, कोई भी उनको दे देता है। स्मृति ईरानी थी, लेकिन अब पार्टी बाहर हैं, अब उनका पुनः स्थापन कब होगा, कब, ये पता मुझे तो अभी अनिल जी सुनने में आ रहा है कि वो शायद वापस एक्टिंग में उसमें जा रहे हैं। क्योंकि देखो राजनीति में उनको ऐसा था कि राज्यसभा से कहीं ना कहीं उनको पुनर्स्थापन किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा को फिर से कहीं ना कहीं कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो स्वाभाविक है उनको भी ये बात समझ में आ गई। बीच में उन्होंने प्रशंसा भी कर दी थी राहुल गांधी की कि भैया वो टी शर्ट पहनते हैं तो ये समझ लीजिएगा उनकी कोई रणनीति है। लेकिन ठीक है, अब बीजेपी पर ये दबाव बनेगा कि आपको एक महिला चेहरा चाहिए जो प्रियंका गांधी को काउंटर करने के लिए कर समझो क्यों कर सके, क्योंकि प्रियंका गांधी के स्तर का कोई नेता कम से कम बीजेपी के पास तो अभी फिलहाल नहीं है। समझो, इन्होंने दिव्या हरिदास को इसके सामने लड़ाया, लेकिन दिव्या हरिदास पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी वो गलत पार्टी से लड़ रही, बीजेपी से कोई जनाधार नहीं है। तो उनके पास, बीजेपी के पास कोई ऐसा महिला नेता नहीं है। फायर, हाँ एक समय में सुषमा स्वराज होती थी, एक समय आप देखो उमा भारती होती थी, महिला फायर ब्रांड नेता सर, जो स्मृति ईरानी खुद भी फायर ब्रांड नेता थी, पढ़ी लिखी थी, बोलती थी, एक्टिंग जानती थी। अब इनके पास कोई अच्छा वक्ता महिला के तौर पे नहीं है। बांसुरी हैं, ऐसी बात नहीं है, आप बांसुरी स्वराज को नहीं, लेकिन वो क्या है कि वो अभी इतनी अच्छी तरह पॉलिश नहीं हुई है, या यूं कहें कि उनके पास अनुभव का जो है वो कमी दिखती है, अभाव है वो। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो प्रियंका गांधी का सामना कर पाएंगी। हाँ, अनुराग ठाकुर जरूर कुछ न कुछ बातें करते हैं, लेकिन उनकी बात में भी डेप्थ आता नहीं है। मतलब प्रियंका गांधी से बीजेपी, कांग्रेस को बल मिलेगा, लेकिन बीजेपी को अपनी रणनीति अब बदलनी पड़ेगी। अनिल जी, जिस तरह से यूपी के अंदर में अभी उपचुनाव हो रहे हैं और बहराइच जो दंगा हुआ है उसके अंदर में भाजपा ने ही अपने ही विधायकों पे जो एफआईआर दाखिल की, तो इससे इंडिया गठबंधन को क्या फायदा? देखिए, भाजपा के विधायक विशेश्वर दास, ऐसा शमशेर सिंह, ऐसा कुछ नाम है उनका, एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं, भूल गया हूँ। उन्होंने समझो पूरा जो एफआईआर लिखा है वो कल ही मैंने पढ़ा था उसको, एफआईआर अलग अलग उस पर आया था सोशल मीडिया पे। उन्होंने स्पष्ट तौर पे लिखा है कि 13 तारीख को, मतलब 13 तारीख जिस दिन, एक दिन पहले 12 को हत्या हुई थी राम गोपाल की, और 13 तारीख को जब वो बॉडी जो मोर्चरी से, बहराइच के मोर्चरी में लेके जाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने उनको रोकना चाहा, कुछ लोगों ने धक्का धुक्की किया, मोर्चरी रूम का गेट तोड़ दिया, दीवार तोड़ दिया। उस दौरान एक फायरिंग हुई जिसमें उसके बेटे अखिलेश्वर दास, अखंड प्रताप सिंह उनका नाम था, उनके बेटे का, बाल बचे। उनकी गाड़ी को बोरा डालकर जलाने का प्रयत्न हुआ। उस समय वहाँ की डीएसपी भी थी। ये सब पूरा उन्होंने लिखा। 13 तारीख को घटना हुई, लेकिन एफआईआर उन्होंने कही 18 तारीख को, 5 दिन बाद। हाँ, 5 दिन बाद। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो वो हिसाब किताब कर रहे थे किसका नाम लिखाना है किसका नहीं, ठीक है, या तो उनको किसी ने कहा गया कि भाई इन 5-7 लोगों का नाम अंदर डालिए। 2 चीज हो सकता है। तीसरा, या तो उन्होंने सच बोला, ठीक है, बाद में उनका निवेदन भी आया कि भाई मेरा कोई आशय नहीं था, हमको नहीं पता था, बाद में हमको पता चला। बताओ, मैं यहाँ का विधायक हूँ, नगर मंडल युवा मोर्चा का कौन है मुझे पता नहीं होगा? भाई उसने तुम्हारे लिए काम किया होगा, वोट दिलवाया होगा ना तुमको। हाँ, युवा मोर्चा के प्रमुख है वो बंदा, तुम विधायक हो, तुम्हारे लिए दौड़ा होगा, तुम्हारे घर पर आया होगा, और उसके साथ उसने 3-4 लोगों के नाम लिखाए हैं उसमें, ठीक है, कि भाई 3-4 लोगों के नाम, वो सब लोग। इसका मतलब ये साफ था कि ये पूरा दंगा जो है वो करवाया गया था। हालांकि वो मना कर रहे, इसमें बीजेपी कहाँ से आई, बीजेपी कहाँ से? भैया तुम बीजेपी के विधायक, जिसके खिलाफ में तुमने एफआईआर करी है वो बीजेपी का, सरकार भी आपकी बीजेपी सरकार भी आपकी बीजेपी की। लेकिन इससे भी बड़ा कांड क्या है पता है आपको? भास्कर ने वहां पर एक स्टिंग किया, गांव में घूम के 4-5 दो लड़कों ने घूम के, भास्कर रिपोर्टर ने, उसमें कई लोग ऐसा कहते पाए गए, स्टिंग है सर, कि 2 घंटे का हमको पुलिस ने मौका दिया था, 2 घंटे का मौका पुलिस दिया था कि भी जो कर सकते हो कर लो। पुलिस हट गई थी।
अभी तक पुलिस ने इसका खंडन किया नहीं है। नहीं है, न तो सरकार ने खंडन किया। पुलिस ने किस चीज़ का खंडन किया था? पुलिस ने इस चीज़ का खंडन किया कि भैया राम गोपाल की आंखें नोची नहीं गई थी, राम गोपाल के नाखून नहीं नोचे गए थे, राम गोपाल को मारा नहीं गया था, खाली राम गोपाल को पुलिस गोली लगी थी। क्योंकि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था चित्रा त्रिपाठी के माध्यम से, जो बहुत बड़ी अपने आप को तुरम खां समझती हैं, और एक दूसरे ब्लैक एंड व्हाइट वाले जो हमारे तिहाड़ी मित्र हैं सुधीर चौधरी, मित्र इसलिए कह रहा हूँ, मिला नहीं हूँ कभी, लेकिन हमारे ही बिरादरी के हैं, तो मैं मानता हूँ मित्र होंगे, एक ही बिरादरी के हैं, लेकिन कभी कभार ये मना था कि मित्र नहीं हैं और कल उनके को मिल जाए। आपके मित्र हैं लेकिन उनको सिक्योरिटी मिली हुई है, आपको नहीं मिली। अरे हम इसलिए मिली हुई है ना, उन्होंने भी गलत नरेशन सेट किया। उसके बाद नुपुर शर्मा ने एक पूरा गलत नैरेटिव भाषण दिया कि ये हुआ वो वायरल हुआ। बाद में किसी ने उनको कान में बताया कि अरे दीदी ऐसा नहीं, वो देखो मुल्ला जी वाला जैसा ना हो जाए। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी कि भैया हमको पता नहीं था, हमको गलत मीडिया से जानकारी दी। सोचिए, ये 2 मीडिया ने गलत नरेशन सेट किया, उस पर तुरंत ही खुलासा पुलिस ने दिया, भैया ऐसा कुछ नहीं था, गोली लगने से कोई मारा पीटा नहीं गया था, गोली लगी मर गए। लेकिन इस स्टिंग के ऊपर पुलिस ने अभी तक न तो वहाँ की सरकार ने, न तो वहाँ की पुलिस ने, न तो वहाँ के प्रशासन ने, न तो किसी ने खंडन नहीं किया। इसका मतलब सच होगा। भाई इसका मतलब यही हुआ ना, अभी तक उनका कोई 2 घंटे पुलिस हट गई थी और करने दिया गया। वो क्यों? क्योंकि हमको जो 9 इलेक्शन लड़ने हैं, बाई इलेक्शन, उसमें जीत लेनी है। तो सवाल ये उठता है, आपको पता है गुजरात में भी ऐसा हुआ था, ऐसा कहा गया था। जो एहसान जाफरी हैं, उन्होंने बहुत फ़ोन किया पुलिस ने उठाया नहीं। कहा जाता है कि उस समय सरकार की तरफ से कुछ लोगों ने कहा था कि रिएक्शन होने दीजिए, ये एक्शन का रिएक्शन है, पुलिस उसमें कोई कार्रवाई न करे। तो क्या ये गुजरात वाला ही वहाँ नहीं, आप ये समझिए कि ये गुजरात मॉडल आप वहाँ लगवा रहे हो, दंगा में गुजरात मॉडल इस्तेमाल करो। विकास पर तो हो ही नहीं पा रहा है आपसे। सर एक चीज़ में इसमें आपको रोकना चाहूँगा, थोड़ा सैंडविच क्वेश्चन है। अभी कुछ टाइम से आप देख रहे हैं कि गुजरात का जो विकास है सर चढ़ के बोल रहा है। कभी नकली पीएमओ पकड़ाया जा रहा है, नकली कलेक्टर पकड़ाया जा रहा है, नकली अब जज पकड़ा गया, अभी हाल का ही वाकया है। देखिए, गुजरात हर चीज़ में नंबर 1 रहता है, झूठ बोलने में नंबर 1। इसके कॉन्ट्रैक्टर नकली चीज़ों बने को, राम मंदिर बनाया चूर है, साला पार्लियामेंट बनाया चूर है। गुजरात किसी चीज़ में कम नहीं होना, बिल्कुल नहीं। आज से नहीं सर, अब पहले से देखिए, महात्मा गांधी गुजरात के, सरदार पटेल गुजरात के, इंदिरा गांधी, अब लोग गुजरात की कैसे? तो भैया वो यहाँ की बहू थी, देश को बहू थी ना। उनके जो हस्बैंड थे वो ये अपने भरूच के पास के थे, पारसी थे वो, समझो। तो जितने बड़े लोग हुए हैं वो गुजरात से हुए हैं। तो अब स्थिति क्या है? अब उसका रिवर्स है। नरेंद्र मोदी गुजरात के, अमित शाह गुजरात की, नकली आईएएस गुजरात का, नकली आईपीएस गुजरात का, नकली जो जज है वो भी गुजरात का, नकली पीएमओ ऑफिसर अपना खुद का, ये जो भी पकड़ा मंत्री अपना खुद का कोर्ट बना के और सरकारी जमीनों पर हजारों कमिश्नर को बुला लेता था कि आओ, कमिश्नर को नोटिस भेज कर बुला लेता, आओ खुलासा दो। सोचिए, ये शाहवाड़ी, अहमदाबाद में शाहवाड़ी गांव है, उसमें किसी बंदे ने क्लेम किया लवाद बन के कि सर ये संपादित करना था, लेकिन सरकार ने ठीक से संपादित नहीं करी, तो कमिश्नर को नोटिस दे दिया, प्रतिवादी बना लिया आईएएस ऑफिसर ब्यूरोक्रेट्स को नहीं चला। अरे वही तो भैया, देखो कल मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि सर सबको पता था, लेकिन तो किसी के इशारे पे हो रहा होगा, इसका मतलब कोई वही बात, कोई बड़ी मछली होगी इसके पीछे। भैया वही बात है ना, वही बात है। और आज कोर्ट में भी उसने एक अक्सर मैं सही मिलवा दूं, मैं और मैं सही वाला बंदा हूँ, ये सब झूठ बोल रहे हैं कोर्ट में। उसने उसने अपने आप को तो भी अपने आप को सच बोला, हाँ कि मैं बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ और मैं ही असली जज हूँ, कि मुझे गलत तरीके से फंसा रहे हैं ये लोग। सोचिए सर, मैं भी पढ़ रहा था कि वो शायद एलएलबी में लॉ के अंदर वो पीएचडी करके बैठा हुआ है। भाई अब पीएचडी बन के बैठा है इसलिए वो जज बन गया है, कल तुम भी किसी चीज में पीएचडी करके जज बन जाओ। तो सर एक किशोर विकास जा रहा है गुजरात का, ये इसी तरह का विकास पूरे देश में दिख रहा है क्या? देखिए 2002 से जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से उन्होंने ढकोसला शुरू किया, नंबर 1 गुजरात, और अपनी ब्रांडिंग के लिए उन्होंने गुजरात के लोगों का टैक्स का पैसा वाइब्रेंट गुजरात में यूज़ किया, अपनी ब्रांडिंग की, अपनी लाइजनिंग की, अपना चेहरा मजबूत बताया, मीडिया में लाइजनिंग की, विदेश देश विदेश हर जगह सबको गुजरात के संसाधन फ्री में परोसे और अपने लिए एक ट्रैक तैयार किया ताकि वो पीएम बन सके, और वो पीएम बन गए। अब देश का संसाधन जो है
वो अदानी अंबानी को परोस के इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छवि जो है चमका रहे हैं, और बोलते हैं ना कि पीस का, शांति का जो है वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, सब देश विदेश में घूमना शुरू कर दिया है। हालांकि इससे कुछ फायदा होना जाना नहीं है, खाए पिए। देखिए वो जितना मिनट घूम रहे हैं बाहर, उतना समझिए उतना करोड़ रुपया जो है खर्च हो रहा है आपका और हमारा। आपको क्या लगता है वो मजे कर रहे होंगे, उनके पैसे पे गए होंगे? नहीं, ये तो जनता का पैसा है। और जनता के पैसे पर अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। देश से उससे कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बता दूं, उनके घूमने फिरने से देश में न तो रोजगार आ रहा है, न तो विदेशी हुंडियामन मतलब विदेशी पैसा आ रहा है, न तो रोजगार आ रहा है, न तो कोई बड़ी इंडस्ट्री आ रही है। उल्टा हमको नुकसान हो रहा है। हम डॉलर जो है महंगा हुआ जा रहा है। 2014 में डॉलर 59 रुपया था, आज सर 84 रुपया है। समझ में आ रहा है आपको? इसमें भी विकास हो गया। हाँ, नहीं विकास नहीं था। वो कहते थे कि डॉलर गिर रहा है, कौन गिर रहा है साहब? ऐसे पैसा नहीं गिरता है, मैं ऐसा कुछ डायलॉग। हाँ, कि वो जितना कौन गिर रहा है नीचे, पीएम की गरिमा गिर रही है, तो क्या पीएम की गरिमा 84 पे नहीं आ गई है? उतना फुट नीचे आप नहीं घुस गए हो। लेकिन क्या है कि आप झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो, बार बार बोलो। आप तो बोले नहीं, आप तो बोलो ही, और आपके चंगू मंगू भी बोले, आपके भक्त भी बोले, आपके गोबर भक्त भी बोले, आपके अंध भक्त भी बोले, और उसको सच बना दें। लेकिन देखिए ये बात अलग है, बिल्ली आई है, समझो खड़ी है, और अगर मुर्गा चाहे आंख बंद कर ले तो बिल्ली जाती नहीं, वो झपट्टा मार के उसको खा लेती है। और मोदी साहब अभी लोगों को बोल रहे हैं आप आंखें बंद करके रखो ताकि बिल्ली आई आपको पता चले नहीं। अनिल जी, महाराष्ट्र चुनाव के अंदर में जिस तरह से एनडीए के अंदर जो गठबंधन के अंदर जो घमासान मचा हुआ है, उसको लेके इंडिया गठबंधन को कितना फायदा पहुंचेगा? देखिए मैंने अभी जो दिख रहा है वो जो अभी बाद में क्या हो कि अभी तो भाई साहब तो अभी इंटरनेशनल लेवल पे घूम रहे हैं अपने आप की इमेज चमकाने के लिए। अभी जो मुझे समझ में आ रहा है वो कि ये तीनों जो हैं, चाहे वो फडणवीस हों, चाहे शिंदे हों, चाहे अजित पवार हों, तीनों का मेल नहीं हो पा रहा है। क्यों? तीनों की जो पार्टियां हैं ना, तीनों की पार्टियां अलग अलग मुद्दों को लेकर चल रही हैं। तीनों को अपना अस्तित्व बचाने की चिंता है। देवेंद्र फडणवीस सीएम से डेप्यूटी सीएम हो गए, उनको बड़ा नुकसान हुआ। बीजेपी को भी बड़ा नुकसान हुआ। गद्दारी का इनाम जो है वो शिंदे को दिया गया, सीएम बना के ही नहीं, उतना ही नहीं, उनको उद्धव का जो मतलब शिवसेना का सिंबल था वो भी दे दिया गया। अभी कोर्ट में क्या फैसला होगा हमको पता नहीं है। अजीत पवार से गद्दारी की गई तो उनको वित्त मंत्रालय दे दिया गया। चलो ठीक है, ये बराबर था। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि चुनाव किसके चेहरे पे लड़ा जाए। बीजेपी कह रही भी 99 एक तरफा उसने घोषित कर दिया, मतलब हाँ, उन्होंने तो एक तरफा घोषित कर दिया और बहुत सारे परिवार के लोगों को दिया। तो वो जो चेहरा बना रहे हैं वो देवेंद्र फडणवीस को बना रहे हैं, या तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। देवेंद्र फडणवीस को बनाते हैं तब तो ठीक है भाई, लोकल चेहरा है। लेकिन अगर आप नरेंद्र मोदी का चेहरा बनाते हैं तो वहाँ एक पहले से एक एंटी फ्लेवर गुजराती वर्सेस मराठी का। लोगों में एक बात जा रही है कि गुजरातियों के आने के कारण हमारे संसाधन पर, हमारे जो संपत्ति है, कुदरती संपत्ति है या दूसरी चीज़ें हैं, उस पर गुजराती कब्जा कर रहे हैं। वहाँ धीरे धीरे लोगों के मन में ये बात है, आज से नहीं। देखिए दोनों, मैंने कहा कि महाराष्ट्र और गुजरात एक ही में से अलग हुए, और मुंबई को लेकर लड़ाई थी, खून खराबा हुआ। आखिरकार मुरारजी चाहते थे कि मुंबई गुजरात के पास आए, लेकिन ऐसा हो पाया नहीं, महाराष्ट्र में चला गया। लेकिन मुंबई में जो गुजराती जो उद्योगकार थे या जो गुजराती इंडस्ट्रीज थे, उनका दबदबा रहा। उनके मन में एक फीलिंग ये है कि यार अगर क्या बोलते हैं गुजरातियों का ही कब्जा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा मराठियों को तो कब्जा है नहीं। और इसी बात को लेकर उस समय जब बीजेपी और शिवसेना एक साथ थी तो उनका ये था कि एक मराठी चेहरा हमारे पास है, वो है बाला साहब ठाकरे का, उद्धव ठाकरे का है। अब वो इनसे अलग हो गया, अब तुम्हारे पास आया है नकली शिवसेना वाला बंदा। तो वो लोग कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि भैया ये मराठा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी शरद पवार मराठा के रूप में स्टैब्लिश नेता है। ठीक है, तीसरा बंदा आपके पास कौन आया है? तो तीसरा आपके पास जो बंदा है वो है अजित पवार। अजित पवार ऐसी पार्टी में से आया है जो सेक्युलर है। भैया एनसीपी तो सेक्युलर ही थी ना। अब वो जाके कैसे बोलेंगे मुस्लिमों से? और तीनों को ये पता है कि जिसकी सीट कम हुई उसको कुछ मिलने वाला नहीं है।
इसीलिए शिंदे चाह रहे हैं कि हमको ज़्यादा सीट मिले और हम ज़्यादा पे जीतें। फडणवीस और अमित शाह चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा पर लड़े और हमारा सीएम बने। इन दोनों के बीच में अजीत पवार को लग रहा है कि अगर मैं तो साला सीएम बनने आया था और डिप्टी सीएम का टैग मेरा जा ही नहीं रहा है तो मैं कैसे जीतूंगा, इसलिए वो प्रमोशन होता है, इनका डिमोशन हो ये भी नहीं मिल पाया, क्योंकि देखो उनको जो 4 सीटें मिली थी उसमें से 1 ही जीती और अपनी वाइफ को भी वो नहीं जिता पाए बारामती से, वहां भी माइनस हो गए जहां से खुद वो जीते थे, जहां से खुद से एमएलए हैं। अपनी एक अस्तित्व जो पकड़ होनी चाहिए वो नहीं है भाई। उनकी बहन जो है उनके मतलब शरद पवार की लड़की वो जीती। मतलब कुल मिला के बात ये है कि अभी माइक्रो प्लानिंग जो है बीजेपी कर रही है। सर ऐसा नहीं बीजेपी हाथ पर हाथ रख के बैठी है, एक समाज को पैसे बांटने से लेकर कैसे, लेकिन यही है कि उनके पास 3 सीएम के चेहरे हैं। अजीत पवार जहां प्रचार करते हैं मैं सीएम हूं, वो दूसरे का फोटो ही नहीं यूज करते हैं, समझो। उसी तरह आप देखो तो जहां पर एकनाथ शिंदे प्रचार करते हैं इन दोनों का फोटो नहीं, मैं सीएम हूं, और जहां बीजेपी प्रचार करती है वहां खाली फडणवीस ये दोनों का फोटो नहीं है। और एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि भाई मैं सीएम हूं, मेरा जगह फोटो लगाओ साथ में, जितनी योजनाएं हैं उतनी। इन बीजेपी ने ऐसा कुछ किया नहीं है। तीनों में लड़ाई इस बात की है और मुझे लग रहा है कि ये लंबी लड़ाई अगर चलती रही, अभी तो समझो फॉर्म अधिसूचना लागू हो गई है, जल्दी ही नहीं सुलझाया जाएगा तो स्वाभाविक इसका फायदा किसको होगा? इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन मतलब महाविकास अघाड़ी को। हालांकि ऐसी बात नहीं महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक है। सर एक इसमें मैं सैंडविच क्वेश्चन ही है सर। सर मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव, तो एक तरफ हरियाणा बीजेपी जीत जाती है और एक तरफ जम्मू कश्मीर में वहाँ की जो लोकल पार्टी वो जीतती है। आपको ये शंका है कि क्या लगता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद महाराष्ट्र बीजेपी जीत जाएगी और झारखंड उधर। देखिए दोनों में मूल फर्क क्या है वो मैं आपको बताऊं, ताकि उस पर क्वेश्चन नहीं मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप बात कर रहे हैं वो आपने सीधा जो है राजीव कुमार अग्रवाल पर आरोप लगाने का बात है। आपने बोला नहीं, लेकिन आपने ये बोला कि ईवीएम से सेटिंग हो जाएगी और ये लोग जीत जाएंगे। आपने जो शब्द नहीं बोला मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपने यही पूछने की कोशिश किया, बराबर है ना? हाँ कि भाई ये लोग सेटिंग इस तरह से कर लेंगे ईवीएम में। देखिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा में क्या फ़र्क था वो बता दूं। जम्मू कश्मीर में 1-on-1 यानी सीधा कांग्रेस और बीजेपी में लड़ाई थी, ठीक है। 2019 के बाद में क्या हुआ था कि लोगों में एक ऐसा हो गया था कि ये लोग हिंदुत्व के विरोधी हैं, ये लोग राष्ट्र के विरोधी हैं। क्यों? बीजेपी ने एक ऐसा पूरा नैरेटिव सेट किया था कि देखो हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमारे इतने सारे लोग शहीद हो गए, फिर भी ये लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन उनका सवाल वाजिबी ये था कि आज तक ये नहीं पता चल पाया कि 40 लोग जो जवान हमारे शहीद हुए वो कहाँ से आए थे, किसका। आपने बोल दिया पाकिस्तान, बस। लेकिन कैसे हुआ, पूरी थियरी कैसे हुई, कौन कौन इसमें शामिल था, और एक पूरी गाड़ी भर के जो आरडीएक्स था वो कैसे आया। आप ये पता लगा ले रहे हो कि यहाँ पर ये ड्रग्स कितना उतरा, यहाँ पर ये ड्रग्स इतना उतरा, ये हो गया, वहाँ ये हो गया, ये होने वाला था, ये होने वाला था। जो 100 करोड़ रुपए थे नहीं उसको पता लगाकर आपने जेल में डाल दिया केजरीवाल को और उसकी टीम को। लेकिन अभी तक आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये आरडीएक्स आया कहाँ से, अभी तक किसी को स्पष्टता नहीं है। हालांकि उस समय जो वहाँ राज्यपाल थे वो बेचारे वो कई बार बोल चुके हैं, मैंने भी पूछा लेकिन पता नहीं चल पाया, खाली एक बात बोला कि पाकिस्तान कहाँ था, बराबर। उसके बाद जो सवाल वाजिबी पूछा कांग्रेस ने, विपक्ष ने, उनको इन सबको विलंब बना दिया। पर ये हनुमान को तो अब सोचना चाहिए ना कि उस टाइम ये मोदी जी तो थे जब ये घटना घटी। भाई वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब वॉश आउट करने का प्रयत्न है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको उस समय पे जो सवाल खड़े किए भैया बताइए, तो ये सबको विलेन बना दिया कि देखो ये मोरल डाउन कर रहे हैं हमारे लोगों का, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लोगों में एक नाराजगी थी। बीजेपी ने सब कुछ किया, ताम झाम धम दबेड़, उसका आईटी सेल विलेन बना दिया। लोगों में एक नाराजगी आ गई कांग्रेस को लेकर, आपको बताऊं 2019 में। फिर वो नाराजगी को, कड़वाहट को दूर करने के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली और भारत जोड़ो यात्रा किया। भारत जोड़ो यात्रा से एक फायदा ये हुआ कांग्रेस को कि लोगों में जो एक नाराजगी, कोई भी नाराजगी बहुत लंबी नहीं चलती। उन्होंने चलाया, बेसिक मुद्दों को उठाया, उन्होंने अपना मीडिया बनाया, अपना सोशल मीडिया बनाया, लोगों के बीच में गए, लोगों को कनेक्ट किया। उससे लोगों में लगा नहीं यार ऐसी बात नहीं, वो वाजिबी मुद्दा था। आज भी पूछो किसी से कि वो 40 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया था, तो कोई आपको जवाब नहीं देगा, न तो बीजेपी का कोई बंदा जवाब दे। पूछो किसी से भी, कोई कितना बड़ा लीड, भैया वो 40 किलो कहाँ से आया था, तो वो जवाब नहीं, उसका जाँच पड़ताल हुआ नहीं है। ये भी पता है कि भैया वो जो मतलब सीआरपीएफ के जवान थे, वो जवान जो हैं
क्या बोलते हैं उनको फ्लाइट क्यों नहीं दी गई, उसका जवाब भी आपको नहीं मिलेगा। आप उनसे पूछो उनको मंजूरी किसने दी जाने के लिए, तो भी जवाब तो वो ठीक से जवाब, वो तो गृह मंत्रालय के अंदर में आता। उस समय तो क्या बोलते हैं राजनाथ सिंह थे, समझो 2019 में। तो ये सब जवाब आपके पास नहीं मिलेगा। तो इसी को उन्होंने रिवर्स करके इसको विलन बना दिया। अब जब भारत जोड़ो यात्रा निकली यहाँ से वहाँ तक, तो इसका लोगों को समझ में आया कि नहीं यार, सवाल तो है ही आज भी, भाई सत्ता तो इन्होंने प्राप्त कर ली, 302 सीटें आ गई 5-60 फुल मेजोरिटी में, लेकिन उसके बावजूद भी पता चल पाया नहीं कि 5 किलो 40 किलो कहाँ से आया था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब जो मैं आपको गणित समझा रहा हूँ, देखो हरियाणा में 1-1 था, लोकसभा इलेक्शन में 5 सीटें आई, ठीक है, 10 में से। 1-1 होने का नुकसान कांग्रेस को हमेशा होता है हर जगह। देखो 100 लोकसभा सीट जहां 1-1, उसमें से खाली 28 सीट बीजेपी जीती, बाकी 62 सीट कांग्रेस के, क्योंकि न तो हिंदुत्व की में कांग्रेस उतना खुल के बोल पाती है, लोगों को लगता है कि यार हिंदुत्व की विरोधी पार्टी है। लेकिन वहां पर क्या था, सीधे कांग्रेस फाइट में नहीं थी। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जो घटी जरूर, लेकिन वहाँ दूसरी पार्टी मतलब एनसी सर, ये लोग बाहर हैं लेकिन सरकार बनाई। उसी तरह आप महाराष्ट्र में देखिए, यहाँ पर भी बीजेपी सीधी फाइट में, जो बीजेपी है वो कांग्रेस सीधे फाइट में नहीं है। हाँ, वहाँ पर मेन जो बंदा है वो है उद्धव ठाकरे और शरद पवार। उसी तरह आप झारखंड चले जाइए तो वहाँ जेएमएम है, वहाँ पर सीधे बीजेपी नहीं है कांग्रेस के साथ में। तो वहाँ पर कांग्रेस, अगर कांग्रेस थोड़ा अंडर प्ले भी करती है तो बाकी दो पार्टियां संभाल लेंगी, ऐसा अभी तो है। लेकिन बावजूद इसके ये लोग इन सबको अलर्ट रहने की जरूरत पड़ी। ये सबको फूट होने के बावजूद भी बीजेपी, आरएसएस का वहाँ गढ़ भी है, वहाँ दलितों को, एसटी को और ओबीसी को, ये तीनों को वोट जैसे लोकसभा में इनको मिले और बीजेपी को नहीं मिले, और बीजेपी सीधा 23 से या 22 से 9 पर आ गई। उसका वो कैसे कांग्रेस बरकरार रह सकती है विदर्भ में, कोंकण में, महाराष्ट्र के अलग अलग जोन में या मुंबई में, वो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन ये है कि जिस तरह से लड़ाई हो रही है इन तीनों में, स्पष्टता नहीं है अभी भी। हालांकि मीडिया ने फुल मैनेज करके रखा, वो इंडिया गठबंधन का ही दिखा करती है बार बार, ये नाराजगी वो नाराजगी, लेकिन एनडीए गठबंधन का दिखाती, महायुति का नहीं दिखाती, महाविकास अघाड़ी का दिखाती है। लेकिन नाराजगी एनडीए से कहीं ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर असली चाणक्य के रूप में शरद पवार बैठे हैं। वो पूरा जो है वो समझते हैं पूरे नैरेटिव को, इसलिए शरद पवार वो प्रकाश आंबेडकर को भी पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा दलितों के वोट तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि वहाँ हो पाएगा, लेकिन फिर भी देखना होगा। देखिए सरकार वो जो है वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह चला रहे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन तो कोई सुनता नहीं है इसको लेकर, ईवीएम को लेकर। भले एलन मस्क ने कह दिया हो, लेकिन हमारे देसी एलन मस्क के राजीव कुमार अग्रवाल वो इस बात को मानेंगे नहीं। अनिल जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा। अभी महाराष्ट्र से एक खबर निकल के आ रही है कि एमबीए की जो सीट शेयरिंग की जो चर्चा हो रही थी, वो सीट शेयरिंग की बात हो चुकी है। इसे आप किस तरह से देखिए, एमबीए में पिछले कई समय से गोदी मीडिया एक अफवाह चला रहा था कि बराबर नहीं है, तीनों में गड़बड़ी चल रही है, तीनों ठीक से नहीं चल पाएंगे, तो हो सकता है उद्धव चले जाए, अफवाह फैलाया गया। लेकिन इस अफवाह को तोड़ दिया गया। आज जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की नाना पटोले, उसके साथ सब लोग थे, वहाँ पर संजय राउत भी थे, वहाँ पर जो है जो शरद पवार की टीम से भी लोग थे। वो तीनों ने तय किया कि 85-85-85 तीनों पर हम लड़ेंगे, मतलब लगभग 270 पर ये लड़ेंगे। और बाकी जो 18 सीट है उसमें वो एनसीपी, उस पर वो समाजवादी पार्टी, उस पर ममता बनर्जी, उसमें और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं। देखिए आम आदमी पार्टी भी है और ये सब भी है। अब देखिए असर इंडिया के सहयोगी दल, बिल्कुल यहाँ पर देखिए कांग्रेस ने और ये लोगों ने सोचा कि जो गलती हमने जो हरियाणा में की, इसके पहले जो गलती हमने मध्य प्रदेश में की, वो गलतियां दोहराना नहीं चाह रहे हैं। सब मिलके लड़ेंगे, सब फोर्स लड़ेगा, तभी आप बीजेपी को हरा सकते हैं। ये बात देर आए दुरुस्त आए। मतलब साफ है कि अब ये मान के चलिए कि चीन की जो हेडलाइन मैनेज कर रहे थे, जो शांति दूत बनाने को अपने को प्रयत्न कर रहे थे, वो पूरा नैरेटिव जो है वो ध्वस्त हो जाएगा। क्यों मैं बता रहा हूँ, हर व्यक्ति को अब जवाबदारी दे दी जाएगी कि भैया उद्धव भाई, तो आपको हिंदुत्व वाला मुद्दा और पूरा भ्रष्टाचार वाला मुद्दा चलाना है, और दूसरे जो नाना पटोले और कांग्रेस है वो किस तरह बदहाल हुआ वो बात चलाएगी, साथ में एनसीपी जो शरद पवार वाली है वो कैसे जाएगी,
वहाँ जाकर उत्तर भारतीयों को कौन प्रभावित करेगा? मुंबई में उत्तर भारतीयों बीजेपी को वोट देते हैं, आपको बता दूं, बीजेपी तरफी होती है, क्योंकि उनको पता है हमको यही बीएमसी के साथ काम लेना है। बीएमसी में भी 2 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है। उत्तर भारतीयों का प्रभाव है, बोरीवली, डोंबिवली जो पूरा इलाका है, भिवंडी, ये सब जो है वहाँ हिंदी भाषियों का प्रभाव है। तो वहाँ पर कौन लाया जाएगा? भैया वहाँ पर आप आएंगे यादव जी, अखिलेश यादव आएंगे, तेजस्वी यादव आएंगे, वो प्रचार करेंगे। वहाँ पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के भी बहुत सारे लोग हैं, तो उनको प्रभावित करने के लिए कौन आएंगे? तो ममता बनर्जी आएंगी। उसके बाद वहाँ साउथ के लोग हैं, तो वहाँ पे सीपीएम वो सब लड़ेगी। मतलब ये एक एक सीट, और इसके अलावा भी वहाँ 1-2 सीट वाली और भी पार्टियां हैं जो मिल के अगर लड़ेगी। इनको ये बात समझ के हमारे लिए एक एक वोट कीमती है, सबको कहीं टूटे नहीं, या तोड़े भी तो वो बीजेपी के लोगों को तोड़े। ये जो फॉर्मूला कई दिन से तैयार करने का प्रयत्न किया जा रहा था, आखिरी उसमें सफलता मिल गया। मैं बता दूं, रसिया में बैठे होंगे ना, कजान में वो मीटिंग कर रहे होंगे जिनपिंग के साथ में, हमारे नॉन बायोलॉजिकल पीएम, उनको पेट में शुरू हो गया होगा साला ये तो गठबंधन हो गया, कहीं वो मीटिंग छोड़ गए अब इंडिया के लिए। बिल्कुल। अमित शाह जो है उनकी कल ही वो गुजरात में, तो हो सकता है शायद अब अमित शाह महाराष्ट्र के लिए बिल्कुल जा सकते। मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी खबर है, गुजरात के लिए भी बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि वहाँ गुजरात वर्सेस मराठी होने की संभावना है। लेकिन चिंता यही है कि अब ये खबर इनकी समझो ये हो चुकी, अब रणनीति आगे बनेगी। मतलब इसमें जो पूरा की रोल जो है वो प्ले किया है सीधे तौर पर जो असली चाणक्य हैं, जुगाड़ू चाणक्य की बात नहीं कर रहा हूँ, जो असली चाणक्य हैं शरद पवार, उनकी बिल्कुल वही कर रहे हैं। तो यानी कि इस बार इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं मैसेज दे रहा है कि इस बार हम अलग नहीं हैं, रियल में इंटैक्ट है। और इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में परिणाम कहीं ना कहीं कुछ बदल सकते हैं अगर सब कुछ ठीक रहा तो। मैं लास्ट में ये कहता हूँ, कंडीशन अप्लाई। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ अनिल जी। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और हमारे कार्यक्रम को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। नमस्कार।